उन्होंने तमाम अपने इत्तेहादी तंजीमात का इजलास बुला लिया है। हमने उसके लिए रोक दिया इस फैसले को, और हम चाहेंगे कि तमाम तंजीमात के बाहमी मुशावरत के साथ एक मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। उस मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ के साथ हम अगले फैसले करेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, इसके साथ एक क्वेश्चन आपने मौलाना नईम साहब का बताया, उनका नुमाइंदा भी आज वो उस मीटिंग में बैठा था इस्लामाबाद में, और उसमें जो रिमार्क्स आए हैं ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के सरबराह के हवाले से कि इसको सियासी अखाड़ा बनाया जा रहा है, ये जो है ये सिर्फ तालीमी इशू है और उसको सियासी अखाड़ा बनाया जा रहा है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि वो हुकूमत को कहे कि इसको सियासी अखाड़ा मत बनाओ। उनकी राय हुकूमत के लिए बिल्कुल ठीक है। हम तो कानून की बात कर रहे हैं। वो मदरसों को एक एक्ट से, एक मुआहदे से और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वाबस्ता कर रहे हैं। हम मदारस को कानून से वाबस्ता कर रहे हैं। हम मदारस को कानून के तहत रेगुलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मदारस की आज़ादी और खुद मुख्तारी वो अपनी जगह पर कायम रखना चाहते हैं। कभी भी हमें सोसाइटी एक्ट के तहत वजारत सनअत व हिरफत ने डायरेक्टरेट नहीं दिया कि आप हमारे अहकामात और तंजीम के तहत मदरसों को चलाएंगे, लेकिन जब वजारत तालीम के तहत हमने मुंसलिक होकर रजिस्ट्रेशन की बात मानी तो उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत एक डायरेक्टरेट हम पर मुसलत कर दिया। इसका माना यह है कि वो हमें अपने माताहत करना चाहते थे। मदारस उनके माताहत काम करने को तैयार नहीं है। जिस तरह आपने बताया कि मीटिंग से पहले भी आपने बताया, आज भी बताया कि इसी दरमियान में आती है, तो आपकी बात को कबल की हुकूमत और तमाम सियासी पार्टियाँ इस मदार बिल पर मुतफिक थी, और हमें ये समझे कि एजेंसियों का किरदार और उनका इंटरेस्ट इसमें। हजरत एजेंसियाँ भी मुतफिक थी, उनके इत्तेफाक राय के साथ सारे मामला तय हुए। अगरचे वो नजर नहीं आते लेकिन वो तो होते तो हैं, राब्ते में तो रहते हैं। तो सारी चीजें इत्तेफाक राय के बाद अब क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? ये है वो बदनीयती। उंगली कौन कर रहा है इसमें? जी, उंगली कौन कर रहा है इसमें? जब सब मुत्तफिक है हाँ, तो कहाँ से उंगली हो रही है? ये जो नजर नहीं आता वो कहाँ से हो रही है? ये शरारत में लग गई जालिम। ये फसादात जो हो रहे हैं इसका मुस्तक़बिल क्या आपको नजर आ रहा है, और इस पे आपको कोई जरूरी खास नजर आ रहा है? हम जीतेंगे, हम जीत चुके हैं। पार्लियामेंट हमारे साथ इसको पास कर चुकी है। रोज़ाना नई नई बातें नहीं उठाई जाती। अदम इस्तेहकाम वो क्यों ला रहे हैं? हम जो चीज़ तय हो चुकी है उसको मुस्तहकम करना चाहते हैं। वो जो चीज़ तय हो चुकी है उसके मुकाबले में नई नई बातें ला रहे हैं। लिहाजा इस वक्त तक हमें हुकूमत की कोई तजवीज़ कबूल नहीं है, और अगर उन्होंने इसमें तरमीम करने के लिए कुछ हमें दिया, फ़िलहाल तो मेरी राय ये है कि मैं उनकी तजवीज़ कबूल करना तो बहुत दूर की बात है, चिमटे से भी पकड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। जी, तो क्या अगर पीटीआई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करती है और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करती है तो क्या पीटीआई को एतमाद में लेगी, बेरोज़गारों को एतमाद में लेगी? हम सबको एतमाद में ले चुके हैं। उनको एतमाद में लेने के बाद ये सारी चीज़ें तय हुई, और अगर पीटीआई ने वोट नहीं दिया तो उनके अपने मखसूस हालात थे जिसमें उनके फैसले से पहले कि हम वोट नहीं देंगे, मैंने उनको मशवरा दिया था कि इन हालात में आप वोट ना करें। तो इस हद तक भी हमारा इत्तेफाक रहा था। सर, जो खुरो फसादात चल रहे हैं इसमें आपको कोई जरूरी खास नजर आ रहा है, और इसका मुस्तक़बिल क्या होगा? मैं इसी पे तो रो रहा हूँ कि अमन व अमान तबाह हो चुका है। केपी के जनूबी अजला बिलखुसूस और तकरीबन तमाम कबायली इलाके इस वक्त बारूद में भस्म हो रहे हैं, और इंसानों का बेजा कत्लेआम हो रहा है। घर छोड़ रहे हैं लोग। अब उनके मस्जिदों में मुसल्लह लोग रह रहे हैं, उनके बैठकों में मुसल्लह लोग रह रहे हैं। बच्चों की तालीम का सिलसिला है, उनके रोज़गार का मसला है। लोग अपने गांव छोड़कर दूसरी जगहों पे जा रहे हैं। इन हालात में और फिर कुर्म में जो सूरत हाल है कि जिस तरीके से कत्लेआम एक दूसरे का किया जा रहा है, इनका ये तो कोई मसला उनके नज़दीक नहीं है। बस दीनी मदरसे को कंट्रोल करो। क्यों? FATF चाहता है, क्यों IMF चाहता है, क्यों अमेरिका और मगरिब चाहता है। बताएं हमें ज़रा, कौम के सामने वो मुआहिदे सामने रखें, उन्होंने क्या शराइत दी हैं हमें और हमने क्या माना है उनके साथ। एजेंसियां उनको क्यों छुपा रही है, हुकूमत उनको क्यों छुपा रही है, अवाम के सामने लाएं उन सारी चीज़ों को, ताकि हमें पता चले कि जो कुछ हो रहा है ये एक हम ग़ुलामी के तस्वुर से कर रहे हैं या मदाद के खैरख्वाही में कर रहे हैं। बलूचिस्तान और KP में
بارود کے ڈھیر ہو رہے ہیں، باقی ایک ہی پاکستان میں دوسرے بھی امن میں ہے، وجہ کیا ہے جی؟ یہی تو ہمارا سوال ہے کہ اس وقت بلوچستان کیوں صورتحال میں ہے؟ بلوچستان ہو یا ہمارا خیبر پختونخوا ہو، 2024 کے الیکشن میں دونوں صوبوں کے اندر مسلح گروپ موجود ہیں، اور دونوں صوبوں کے اندر مذہبی سیاسی قیادت کو بھی پارلیمنٹ سے باہر رکھا گیا اور قوم پرست قیادت کو بھی پارلیمنٹ سے باہر رکھا گیا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ کیا یہ ملک کو توڑنے کی سازش تو نہیں ہے؟ ہم ملک کو بچا رہے ہیں، ہم نے ملک کو بچانا ہے، ہم نے قربانی دینی ہے۔ حکمران کم از کم ملک کو بچانے کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ مدرسے کا معاملہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کو وہ اٹھا رہے ہیں۔ کل جے یو آئی کی جانب سے اسرائیل مرد آباد ایک کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس حوالے سے مولانا صاحب میرا یہ سوال ہے، اس پر آپ نے کمنٹ کرنا ہے کہ تقریباً مسئلے فلسطین کا 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، یہ مسئلہ چل رہا ہے، تو جے یو آئی نے کافی تاخیر نہیں کی اس میں جو اسرائیل کے خلاف احتجاج کی یا کانفرنس کرنے کی، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اب کہاں آپ 400 کے رہنے والے ہیں، آپ کو تو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے جی۔ آپ تو 400 کے رہنے والے ہیں، آپ کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 7 اکتوبر 2023 کو یہ جنگ شروع ہوئی، اور 14 اکتوبر کو ہم نے پشاور کے اندر طوفان اقصی کانفرنس کی تھی، صرف 1 ہفتے کے اندر۔ اس کے بعد ہم نے یہ کانفرنس بلوچستان میں کپشین کے مقام پہ، اس کے بعد ہم نے 2-3 دن کے فاصلے کے ساتھ کراچی میں یہ کانفرنس کی، پھر ہم نے مظفر گڑھ میں پنجاب میں یہ کانفرنس کی۔ ہم تو مسلسل ان کے حق میں ہر موقع پر ملی مارچ کر رہے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے جلسے جو تاریخی ہمارے اپنی تاریخ جو ہے اور ریکارڈ توڑ رہے ہیں وہ جی۔ تو یہ چیزیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک صحافی جو ہے اس قسم کا سوال کرے کہ اس کے گھر میں اتنے بڑے جلسے اور مظاہرے ہو رہے ہوں اور وہ اسے ناخبر ہے جی۔ آپ اخترگاہ انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیا گارنٹی نئے انتخابات کی اخترگاہ انتخابات کی عوام کی مسائل حل ہو، اور کیا گارنٹی ہے کہ باقی انتخابات پھر اس سے نتائج تسلیم کر دی؟ کیا دھاندلی کے الیکشن سے عوام کے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ بلوچستان جل رہا ہے، سب جعلی لوگ وہاں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بھی عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ کرم جل رہا ہے، جنوبی اضلاع جل رہے ہیں، آپ کے ایم این ایز ایم پی ایس قوم کے سامنے جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اگر کہیں پر بھی پبلک کے سامنے کوئی جا سکتا ہے تو جے یو آئی کا نمائندہ جا رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں مان لینا چاہیے کہ یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، یہ جعلی اسمبلیاں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی اسمبلیاں ہیں جو عوام کا سامنا نہیں کر سکتی۔ تو یہ ڈمی حکومتیں ہمیں قبول نہیں ہیں، اور سنجیدہ کام کیے جائیں، اور جو چیزوں پر اتفاق رائے ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو حضرت پارلیمانی کردار کو زندہ رکھا ہے۔ جمعیت علماء اسلام پارلیمانی کردار اس لیے زندہ رکھنا چاہتی ہے تاکہ پاکستان کا مذہبی طبقہ ملک کے ساتھ، آئین کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ساتھ چلے۔ کیوں ہمیں انتہا پسندی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ کیوں مدارس کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ انہوں نے ثابت کیا ہے 2009-11 کے بعد آج تک کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 23 سال ہو گئے ہیں۔ مدارس کو ابھی تک آپ تسلیم نہیں کر رہے۔ مدارس نے آپ کو تسلیم کیا، اپنے عمل سے ثابت کیا، اپنے کردار سے ثابت کیا ہے کہ وہ ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، علماء ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، جمعیت علماء ملک کے ساتھ کھڑی ہے، مذہبی طبقے ان کی وساطت سے سب ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیوں مایوس کیا جا رہا ہے؟ کیوں تکلیف ہے ان کو کہ علماء اعتدال کی سیاست کر رہے ہیں؟ کیوں تکلیف ہے ان کو کہ وہ پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں؟ کیوں ان کو تکلیف ہے اس بات کی کہ وہ ایک آئین کے ماتحت اور قانون کے ماتحت سیاست کر رہے ہیں؟ بہت برا لگ رہا ہے ان لوگوں کو کہ علماء اور مذہبی طبقہ مین اسٹریم بھی کیوں جا رہا ہے۔ تو ہم ان سے زیادہ ملک کے وفادار ہیں، ہم زیادہ ملک کے لیے فکر مند ہیں۔ یہ لوگ تو پتہ نہیں کن کے مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پاکستانی عوام اور پاکستان اور ریاست کا مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ امریکہ اور مغرب کا مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا صوبے میں امن کی بہت بدترین صورتحال ہے کہ جے یو آئی گورنر راج کے حق میں ہے۔ گورنر راج کی گنجائش تو بہرحال آئین کے اندر کسی مرحلے پہ آ جاتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہاں تو گورنر راج سے بھی ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ وہ کوئی کامیاب ہو سکے گی۔ مارشل لا بھی نہیں قبول کر سکتی حالات کو۔
संजीदगी से बैठना होगा और तमाम पॉलिसियों पर नज़रसानी करनी होगी और मुल्क के अंदर पार्लियामान के ज़रिए से शरीयत लाना होगा। अगर पार्लियामान के ज़रिए से शरीयत को इस तरह धकेला जाता रहा तो फिर जमहूरियत शिकस्त खाएगी और मुसल्लह क़ुव्वतें जो हैं उनका एजेंडा जो है वो कबूल हो सकेगा। जो शेख है पाकिस्तान की तरफ से कुशादी का बड़ा मंसूबा है, अमेरिका इसमें रुकावट है, तो इस शेख का मुस्तकबिल आपको क्या लग रहा है? ये तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए, अमेरिका को तो वही सोचना है जो उसके मफाद में है, लेकिन हमने वो सोचना है जो हमारे मफाद में है। हमने एक मुल्क जो हमारा दोस्त था, 70 साल हमने दोस्ती में गुजारे और ऐसी दोस्ती कि बहरुल काहिल से गहरी, हिमालय से बुलंद, शहद से मीठी, लोहे से मजबूत, और जब वो इक़्तिसादी दोस्ती में तब्दील हो गई तो फिर बाहर की क़ुव्वतें आईं और पाकिस्तान को जाम कर दिया। लिहाजा हमें नज़रसानी करनी चाहिए कि हम क्या खेल खेल रहे हैं। हमने अपने दोस्तों का एतमाद ख़त्म किया है, चीन का एतमाद ख़त्म किया है, सऊदी अरब का एतमाद ख़त्म किया है, अमारात का एतमाद ख़त्म किया है, दूसरे जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना चाहते हैं उनका एतमाद ख़त्म किया है। इस पर ये लोग सोचें, मदरसा खैर खैरियत है, मदरसा कोई मुश्किल नहीं है। को टिकट जारी किया था लेकिन पार्टी के बाद अहदेदारान ने किसी दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट किया था, तो क्या आज मैं मरकज़ी अमीर हूँ, मैं जमात का मरकज़ी अमीर हूँ और तुम मुझसे एक हल्के का सवाल करते हो? ये तुम्हारी सतह आ गई सहमत की। हुकूमत खत्म होने जा रही है, इसका इस खित्ते पर क्या असर पड़ेगा? अभी तक तो हम उसको मुताला कर रहे हैं, तो हालात पे नज़र रखे हुए हैं और खुदा करे कि सूरत हाल नॉर्मल हो जाए, क्योंकि हमने इराक़ के हालात भी देखे, हमने लीबिया के हालात भी देखे, शाम की सूरत हाल जिस हालात से गुजरे हैं और आज जहाँ वो पहुँच रहे हैं, लबनान की सूरत हाल जिस तरह ख़राब की जा रही है, ये सारी गंद जो है जो अरब दुनिया के अंदर है उसके अंदर जो मैं तो हमारे अकाबिर कहा करते थे कि अगर समंदर की तह में दो मछलियाँ भी आपस में बाहम चप कलश हों तो उसमें भी सियासत अफरंग का हाथ होता है, उसमें भी आज सियासत अमरीका का हाथ होता है। बहुत शुक्रिया। मीटिंग दे जी। बात होती थी कि बैक डोर हो रहा है हुकूमत के साथ, जो करंट इशू है, करंट इशू में हुकूमत के साथ राबिते में है आप बैक डोर पे, और दूसरा जो जिसको आप बैक डोर कह रहे हैं ना वो आपके जवाब के लिए फिर नहीं होता जी। और दूसरा सर आसिफ जरदारी के हवाले से आपका स्टेटमेंट आया है, आपने कहा था कि मतलब आपकी जो दोस्ती है और जो ताल्लुक है वो बिल्कुल लोग उसके साथ देते आसिफ जरदारी का, लेकिन बिल वहाँ पर फंसा है, मतलब उनकी दस्तखत नहीं हो रहे। आपका एक स्टेटमेंट भी आया था कि वो बेचारा भी भाई, वो बेचारे का इख्तियार मुझे पता है किसने उसको रोका हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका।